आप बता दें किस तरीके से जो भारत है वो मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ रह सकता है, इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपको बता दें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार भारत बना रहेगा चालू वित्त वर्ष, यानी जब हम 2024 और 25 की अगर बात कर रहे हैं। अग्रिम अनुमान के अनुसार आपको बता दें जो सांख्यिकी मंत्रालय ने पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे कई क्षेत्र हैं जो लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में जो जीडीपी वृद्धि दर है करीब 6.4% रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन इसके तहत भी अगर देखा जाए, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किस वजह से, क्योंकि वैश्विक विकास दर की जब हम बात करते हैं तो ये करीब 2024-25 में 3.2% रहने का ही अनुमान जताया गया है। लेकिन भारत लगभग इसका दोगुना, आप देख सकते हैं कि जो वैश्विक दर है उसका दोगुना। और ख़ासतौर से चीन की भी अगर बात करें तो चीन की जो विकास दर है वो इस दौरान करीब 5% से भी कम रहने की संभावनाएं जताई गई हैं वैश्विक स्तर पर। तो ऐसे में भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बना रहेगा। और कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, और वही मजबूती के चलते जो अर्थव्यवस्था है वो हम देखेंगे किस तरीके से लगातार उभरती हुई नजर आएगी। कौन कौन से क्षेत्र हैं उस पर भी हम यहाँ आइए नज़र डाल लेते हैं किस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्रों की जब बात की जाए, इसमें अगर हम कृषि की बात करें, कंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है इसके तहत अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि जो सहायता है वो मिलेगी, और यही ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ज़रिए एक जो वृद्धि दर है हम मान सकते हैं कि वो एक संतुलन भी बनाए रखेगी। और ख़ासतौर से जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो 2024 और 25 में कृषि और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र की वृद्धि दर है वो करीब 3.8% रहने का अनुमान अभी तक जताया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले वित्त वर्ष की, यानी 2023 और 2024 की बात की जाए, तो आपको बता दें कृषि और इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वृद्धि दर्ज हुई थी वो महज 1.4% ही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी खासतौर से कंस्ट्रक्शन की बात की जाए या हम फाइनेंशियल की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए, तो इनका भी जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहने का अनुमान जताया गया है। यानी इनके ज़रिए भी कहीं ना कहीं एक मजबूती जो है वो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलती हुई नज़र आएगी वित्त वर्ष 2024 और 25 में। तो ये तमाम वो कारक जिनके चलते कहीं ना जब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूती जो है वो फिलहाल यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन और किस तरीके से जो मदद है वो मिलेगी, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, और आज हम यहाँ बात करें किस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें एक मजबूती बनी रहेगी। जो जीडीपी की अगर बात की जाए, विकास दर की जब हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें वृद्धि नजर आएगी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। और इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आशीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व महानिदेशक हैं सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं, और इन दिनों क्योंकि जीडीपी की बात की जाती है, लेकिन जो अनुमान जताया गया है कि जो वृद्धि दर है वो करीब 6.4% रह सकती है। और जब हम वैश्विक वृद्धि दर की बात करते हैं तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं भारत की जो दर है वो लगभग दोगुनी नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। भारत की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी है जी। और आसपास के सारे देशों से मिलाकर और विश्व की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाइना से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी
प्रॉस्पेक्ट हैं इस सब में, और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म इस साल भी करेंगे और आगे सालों में भी करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जब हम खासतौर से बात करते हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए नजर आएंगे, और उसमें सबसे पहले कृषि या उससे जुड़े हुए क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें भी जो अनुमान जताया गया है कि वहाँ जो वृद्धि हो सकती है वो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग दोगुनी वो भी नजर आएगी, क्योंकि पिछली बार करीब 1.4% वो दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार 3 से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है। जी, खास तौर से कृषि के क्षेत्र में और कृषि से रिलेटेड क्षेत्र जैसे फिशरीज हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों में भारत की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। इस वक्त पिछले साल के मुकाबले हम 2 से ज़्यादा दुगने रेट से बढ़ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी ग्रोथ में जो हमारे दूर दराज में एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, और इन सब की भी इनकम बढ़ती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा सकारात्मक काम हो रहा है, जिसको हमें बढ़ावा भी देना चाहिए, और सरकार बढ़ावा भी दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए चीन की भी जो विकास दर है वो करीब 5% से कम रहने का अनुमान जताया गया है, ऐसे में कितना फोकस अगर देखा जाए वो वैश्विक स्तर पर भारत को मिल सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ज़रूरी है कि और भी ज़्यादा जो गतिविधियां हैं उसमें इजाफा हो। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो लगातार किया जा रहा है। जी, 2 चीज़ें इसमें ध्यान करने की हैं। एक तो इस बार जो एस्टिमेट आए हैं उसमें सरकार का खर्चा भी बढ़ा है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो कि खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। और सारी एक्टिविटीज़ जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अगर अच्छी होंगी तो बाकी सेक्टर्स में भी उसका असर पड़ता है। अच्छे रोड्स हों, अच्छी बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीज़ें अगर हों और लोगों को बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आने में इंटरेस्ट हो, तो इससे हमारी व्यवस्था को, हमारी आर्थिक व्यवस्था इम्प्रूव करेगी, अच्छी प्रोग्रेस होगी। दूसरी बात ये भी है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, इन दोनों सेक्टर्स में भी हमारी परफॉर्मेंस, हमारा जो काम हमने किया है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें ग्रोथ 8.6%, 8.5 से ऊपर परसेंट है, 7.5% के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ है, जो कि काफ़ी नोटेबल है। और ये काफ़ी अच्छी, जितना ज़्यादा इन सेक्टर्स में ग्रोथ होगी, इन एरियाज में ग्रोथ होगी, उतना ही हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी, भविष्य में हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस साल में हुई है, जिसको हमें नोट करना चाहिए, कि जो हमेशा ये कहते थे कि हमारे यहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं कि घरेलू खर्चे का ग्रोथ बहुत कम हो रही है, उनका शेयर कम हो रहा है। इस बार ये खास बात है कि इस खर्चे में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, 7.3% की ग्रोथ हुई है, जो पिछले साल से कहीं ज़्यादा है, जो कि 4% के करीब हुई थी। तो ये बताता है कि लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने खर्चा किया, और इस खर्चे से हमारा जो ओवरऑल वेलफेयर है, ओवरऑल अच्छा लगता है, लोगों को प्रोग्रेस होती है, लोगों की लाइफ इंप्रूव करती है, इसमें बड़ा इजाफा हुआ है, बड़ा इंक्रीज हुआ है। जी बिल्कुल, और इसी में क्योंकि जब परचेसिंग पावर को हम देखते हैं और जो खपत की जिस तरह का आपने जिक्र भी किया, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी भी एक अहम भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि वहां पे खपत में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक तो 2 चीजें हुई, एक तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ी जो कृषि क्षेत्र में, और दूसरा जो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, जो घरेलू क्षेत्र का जो खर्चा बढ़ा। इस दोनों से लगता है कि खास तौर से रूरल एरियाज में, गांव के एरिया जगहों पर भी लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, और उनका जीवन का स्तर बढ़ रहा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तीसरे पायदान पर जल्द से जल्द हमें नजर आए, लगातार उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उस कड़ी में कितना सहायक होंगे तमाम जो क्षेत्र हैं, जिस तरह की भूमिका नजर आ रही है, और उस लिहाज से जो 2025 जो है वित्त वर्ष, ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? 2025 तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और सरकार भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रही है, मदद कर रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हमारी इकॉनमी बढ़े, जिससे कि हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर सकें। और इसके लिए
कुछ एरिया जहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी, जैसे कि विनिर्माण का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्षेत्र है, जी। जहाँ पे कई सारी स्कीम्स भारत सरकार की हैं और वो काफ़ी तेज़ी से उनमें इजाफा भी हो रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन उसको अभी टेक ऑफ ठीक से पूरी तरीके से उसका फ़ायदा मिले और उसका कंट्रीब्यूशन बढ़े, जी। उससे क्या होगा कि दोनों एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, नौकरी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जी, बिल्कुल आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले साल भी देखा था, अलग-अलग रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, तो जो कहीं न कहीं अनुमान था वृद्धि दर का, उसमें इज़ाफ़ा हुआ था। अभी भले ही क्योंकि शुरुआत है 6.4 का अनुमान एक दिया गया है, लेकिन क्या माना जाए, क्या इसमें जो इज़ाफ़ा है वो होता हुआ नज़र आएगा हमें साल के आखिर तक? कुछ तो होगा, क्योंकि ये एस्टीमेट अभी जो अभी तक का डाटा मिला है उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। जब फाइनल ये एडवांस, इसीलिए इनको एडवांस एस्टीमेट कहते हैं या जी। पूर्व एस्टीमेट कहते हैं। जब और सारे एस्टीमेट सारा डाटा आ जाएगा तो इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी फर्दर इंक्रीज होगा, बढ़ने की काफ़ी संभावना होगी। जी। इसलिए मुझे लगता है, और भारत सरकार इस मामले में बहुत सजग है और हमारे ख्याल में बहुत अच्छा काम इस ओर हो रहा है। अच्छे से अच्छा डाटा इसमें कलेक्ट करने की कोशिश भी हो रही है, जी। जिससे कि हम और भी रोबस्ट एस्टीमेट, जिसको जो बहुत सॉलिड एस्टीमेट दे पाएँ, जिससे कि इसे हम सही तरीके से माप कर सकें। जी, बिल्कुल। और जब हम एस्टिमेट की बात करते हैं तो इससे पहले हमने देखा था आईएमएफ की बात की जाए या मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है उसकी हम बात करें, तो उन्होंने भी करीब 6.5 के आसपास का जो अनुमान है वो जताया था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और ऐसे में क्योंकि जो अनुमान जब एक हमारे पास होता है तो कहीं न कहीं क्या मान सकते हैं कि जो नीतियाँ हैं उनका निर्धारण उसी के आधार पर हो सकता है कि जो क्रियान्वयन है फिर उसी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये इसका पर्पस ही इस सारे काम का करने का वजह ये है कि जी। हम सरकार को सजग कर सकें कि देखिए, इन क्षेत्रों में हमारा विकास अभी तेजी से हो रहा है। इन क्षेत्रों में अभी विकास में अगर कुछ कमी है तो ये है, जिससे कि सरकार अपनी पॉलिसीज़ को उस डायरेक्शन दे सके, उसको एक दिशा दे सकें, जिससे कि जहाँ भी कुछ कमियां हैं उनको पूरा करा जा सके। लेकिन बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की, और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आने की पूरी संभावना है जी। इस साल के अंत तक और अगले सालों में। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन अपना दोहराएंगे। कृषि में हमने देखा किस तरीके की वृद्धि नज़र आएगी, या फिर जब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, जो दूसरे क्षेत्र हैं। लेकिन अब क्योंकि जो बजट की जब खास तौर से बात की जाए तो क्या माना जाए, बजट से पहले इस तरह का जब एस्टिमेट आता है हमारे पास, तो बजट में भी कहीं ना कहीं जो क्षेत्र हैं उनको मजबूती देने के लिए कुछ इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो नज़र आ सकती हैं। बिल्कुल, ये एडवांस एस्टीमेट बनाया ही इसीलिए जाता है, जिससे कि बजट बनाने में हमें मदद मिले। जी। जिससे कि हमें मालूम पड़े कि किन सेक्टर्स में हम जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये एस्टीमेट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनका उपयोग करती है जब अपना बजट बनाती है। जी। और अभी इकोनॉमिक सर्वे भी होगा और उसके साथ बजट बनेगा। इन दोनों में ये इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और इससे ऐसी पॉलिसीज में इंटरव्यू, और जैसे आजकल नए नए एरियाज हैं, चिप्स बनना, इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने जी। के लिए या इस किस्म के कामों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो भारत को और हमारे सरकार को इसमें काफ़ी प्रोएक्टिवली आगे काम करना पड़ेगा, जी। जिससे कि ऐसा इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट से और दूसरी एजेंसी से आए और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और हमारा वैल्यू एडिशन भी बढ़े, हमारा जीवीए भी बढ़े। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता ये नज़र आती है कि निवेश जो लगातार आ रहा है उसके चलते जो रोज़गार है उसका भी सृजन हो सके, लोग जो नौकरियां हैं वो और ज़्यादा संख्या में आ सकें। तो क्या हम उसी दिशा में, उसी ट्रैक पे हम मान सकते हैं कि वही ट्रेंड जो है वो इस साल अर्थव्यवस्था पे नज़र आएगा हमें? बिल्कुल, ये सरकार की बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है कि हम वैल्यू एडिशन बढ़ाएं, जीडीपी बढ़ाएं, लेकिन साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएं। तो जी। ऐसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट दें, ऐसी नौकरियां दें जहां पर हमारे पास स्किल्ड मैन पावर हो, जहां पर ऐसी मैन पावर हो जो तैयार है। और खासकर जैसे अब हमारे इंस्टीट्यूशंस में अच्छे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, अच्छे स्नातक निकल रहे हैं, जी। इनको आवश्यकता है नौकरियों की। तो ये एक डायरेक्शन दे सकता है, ये एक दिशा देगी कि देखो,
इन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जी। जहां पे हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, और उनके हिसाब से हमें स्किल्स में ट्रेन भी करना पड़ेगा। जी, जिससे यानी कि ये एक लोग सही आएं दिशा और में लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये परिणाम है सरकार की नीतियों का, जिसके तहत लगातार एक बेहतर स्थिति उसमें हम देख सकते हैं। मजबूत स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।